आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर में किराए के भवन में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है सोलर सिस्टम के भरोसे। तहसील दिवस पर गाली देने वाले लेखपाल और एसडीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक ने गोरखपुर में आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और 24 घंटे में हुई झमाझम बारिश से राहत, लेकिन नगर निगम और बिजली विभाग के दावों की खुली पोल। अब सत्य घटना विस्तार। महानगर के सूरजकुंड स्थित एक किराए के भवन से संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोलर सिस्टम के भरोसे चल रहा है। यहाँ चिकित्सक और फार्मासिस्ट भी तैनात हैं, मरीजों की देखभाल भी करते हैं। यहाँ मरीजों को दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन यह चिकित्सा केंद्र बिजली के अभाव में बदहाल हो गया है। बिजली के अभाव में यहाँ पर दवाओं के रखरखाव की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। आप वीडियो फुटेज पे देख सकते हैं कि दवा किस तरह से पॉलीथीन और दफ्ती के गत्ते में पड़ी है। कुछ दवाओं के डिब्बों पर तो फफूंद भी लग गई है। यह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रेलवे लाइन के किनारे होने के कारण यहाँ सांपों का डर भी बना रहता है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग को हाईटेक बनाया जाए और लोगों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिले। लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक और विभाग, जिसे यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद विभाग कहा जाता है, जहां सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पाई हैं। उनमें से यह एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी शामिल है, जो अभी किराए के भवन में चल रहा है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने बताया कि यहाँ पर 4 बेड का अस्पताल है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह से अस्पताल वाली कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है। पहले से जो दवाएं थी उनकी मात्रा बहुत अधिक है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो हर चीज़ें दवाओं के उसमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। इसमें हमारे यहाँ 12 अभी अस्पतालों को लिया गया है इस शहर में, जिनमें कि निर्माण कराया जा रहा है, उनकी सफाई उनको करके, और उनको नाम दिया गया है SWC हेल्थ वेल्थ सेंटर्स। तो इन ऐसे 12 भवन अपने हमारे जो अपने थे उनको रंग पोत के बिल्कुल तैयार कर दिया गया है, सब चीज़ें उनमें कर दी गई। अन्य के लिए भी भेजा जा रहा है कि ये 7 भवन हमारे हैं, इन पे बनवाने के लिए पैसा मिल जाएगा बहुत जल्दी सरकार की तरफ से। यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है और पानी भी बहुत कम कभी कभी आता है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और ये हम लोगों ने सोलर लाइट का वैकल्पिक व्यवस्था अपने व्यय पे कर रखा है। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा तहसील के एक गालीबाज लेखपाल का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप जिस उम्रदराज शख्स को देख रहे हैं, यह वही गालीबाज लेखपाल राजकुमार है, जो एक शख्स से अपशब्दों के साथ बेहद असंवैधानिक ढंग से बात करने के साथ साथ उसे खुलेआम धमकी भी दे रहा है। गालीबाज लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब आला अधिकारियों तक पहुंचा, तो चौरी चौरा के एसडीएम अनुपम मिश्रा ने इसका संज्ञान लेते हुए उक्त लेखपाल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है, और अगर 2 दिनों में जवाब नहीं मिलता है तो लेखपाल के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य प्रधान प्रबंधक जयदीप वर्मा के द्वारा बस्ती और राप्ती नगर बस डिपो का निरीक्षण करने के बाद परिवहन निगम के आला अधिकारियों के साथ समीक्षक बैठक किया गया। इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों के साथ कोरोना काल में परिवहन निगम को हुए क्षति के संबंध में समीक्षा करने के साथ ही आने वाले त्योहारों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को पूरा करने, सुचारू परिवहन सुविधा देने के लिए मुख्य प्रधान प्रबंधक जयदीप वर्मा के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। अभी बात करना चाहूँगा, ये आप लोग दोनों बताइए और आपके जो यार है वो बताएं। राप्ती नगर की 32 गाड़ी होगी। गोरखपुर में बीते 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से तो लोगों को राहत दे दी है। इस बारिश से नगर निगम और बिजली विभाग के सभी दावों की पोल खोलकर रख दिया है।
तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। कहीं पेड़ गिरने से ट्रांसफार्मर बंद हो गया है तो कहीं उपकेंद्र में पानी भर जाने से बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। लिहाजा पूरे दिन नगर निगम और बिजली कर्मचारी दौड़ते नजर आए। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से महानगर की बेतियाहाता, दाऊदपुर, बख्शीपुर, दीवान बाजार, पुरदिलपुर, सुमेर सागर, विजय चौक, राप्ती नगर, राप्ती कॉम्प्लेक्स, तारामंडल और भेड़ियागढ़ सहित दर्जनों इलाकों में बरसात का पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल की भांति इस साल भी समाजसेवी संस्था एक नई आशा की तरफ से महानगर के एक स्थानीय मैरिज हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभाया। रक्तदान शिविर के आयोजकों का कहना है कि कोरोना काल में जनपद के सभी अस्पतालों में रक्त की कमी हो गई है, इसलिए हम सबको एकजुट होकर उस कमी को दूर करने में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए संस्था की प्रेसिडेंट सीमा ने बताया कि रक्तदान शिविर का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम कोई भी इंसान रक्त की कमी से ना मरे। ये रक्तदान शिविर है जो हम हर साल करते हैं। रक्तदान करने की प्रेरणा हमें ऐसे मिली कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं हॉस्पिटल में जिन्हें ब्लड नहीं मिल पाता और ब्लड बैंक में भी ब्लड की कमी होती है, तो हमारे मन में ये विचार आया कि हमें ये रक्तदान शिविर समय समय पे करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए भी ज़रूरी है, तो इससे हम 4 जान बचा पाते हैं। जिंदगी की डोर कहीं छूट न जाए, जोर से रस्सी की डोर पकड़कर नदी को पार करती यह लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया के एक छोटे से गांव रेवती की है। जी हाँ, बड़े छोटे हों या बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, पानी की तेज धारा को जिला प्रशासन की जानकारी में रोजाना सैकड़ों ग्रामीण एक रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर मौत को मात देकर जिंदगी के सफर पर निकलते हैं। जिला प्रशासन खामोश है। पीड़ितों ने कहा कि उन्हें इस स्टंट से बहुत डर लगता है। कईयों के पैर टूट गए, मोबाइल फोन पानी में गिर गए। गांव वालों की मजबूरी की कहानी इस तस्वीर की जुबानी देखिए, कैसे एक गांव से दूसरे गांव को एक महज रस्सी की डोर ने किस कदर बांध रखा है और इस रस्सी को पकड़कर बांस की चटाई पर खड़े होकर लोग पानी की तेज धारा को रोजाना पार कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर निकलते हैं। पीड़ित ग्रामीणों की माने तो आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाली एक पुल यहां था, जिसे जिला प्रशासन ने जर्जर बताकर तोड़वा दिया और नया पुल बनवाने का वादा भी किया, मगर महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं बनवाया। उन्हें ऐसा करने में बहुत डर लगता है, मगर उनकी मजबूरी है। कई लोगों के गिरने से पैर टूट गए, मोबाइल फोन पानी में गिर गए, जान का खतरा बना रहता है। किसी मरीज को अस्पताल भी ले जाना हो तो सोचिए कैसे जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। ये पुल नया बनाने के लिए तोड़ा गया था आज से 2 महीने पहले जी। उसके बाद काम इतनी धीमी गति से हुई, बरसात हो गई और ये काम रुक गया जी। ये कितने दिन से काम रुका हुआ है? करीब 1.5 महीना। 1.5 महीने से। ये इस सार्वजनिक रास्ता कितने गांव से प्रभावित है? मार्ग है, पचरुकिया रेवती मूर्ख मार्ग है। मूर्ख मार्ग है। हाँ, इसी मार्ग से हर गांव का निकासी है, कम से कम 15 गांव का। हमारी लड़की का आज परीक्षा था गोपाल जी महाविद्यालय में रेवती जी, जो कि अमरनाथ पीजी कॉलेज से सेंटर आया हुआ है। इसमें तमाम लड़कियों का सेंटर जो दिखा के हैं उनको आना जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है जी। तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा आने जाने में? हमको तो इसके चलते हमारा ड्राइवर यहाँ से आया नहीं, मैं खुद बलिया से चल के आया अपने गाँव, गांव से वैसे घूम के यहाँ दाया छपरा होकर फिर आया, फिर वहाँ जाके बच्चों को छोड़ा स्कूल पे। बिहार में शराब के प्रतिबंध के बावजूद शराब माफिया सक्रिय है। यूपी से भारी मात्रा में हो रही शराब तस्करी की पोल एक बार फिर उस समय खुली जब कुशीनगर में पुलिस के डर से भागते समय तस्करों को शराब से भरे बोरे को छोड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। पगडंडियों के रास्ते यूपी से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। रात में ट्रकों से लाद कर पगडंडियों के सहारे शराब तस्करी होती है। मामला कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान थाने के तिनफेड़िया चौकी के पास का है, जहां भारी मात्रा में सड़क पर फेंकी गई हरियाणा निर्मित शराब मिली है। तस्करी करते समय पकड़े जाने के डर से शराब छोड़कर तस्कर भाग खड़े हुए।
सड़क पर शराब की बंद बोतलों को देख शराब के शौकीनों में लूटने की होड़ लग गई। अजीब सा दृश्य था। झोले में भरकर शराब ले जा रहे थे ग्रामीण। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र स्थित पलिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका दुख दर्द साझा कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। नेता प्रतिपक्ष ने आजमगढ़ पहुंचकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने पुलिस की इतनी बर्बरता पहले कभी नहीं देखी। और तो और पुलिस ने पीड़ित परिवार के पुरुषों को पीटा और यहां तक कि महिलाओं के भी कपड़े फाड़ दिए। इसके साथ ही पीड़ितों के मकान को जेसीबी से ढहा दिया। घर में पुलिस वालों ने जमकर लूटपाट भी किया। 45-46 बरस से मैं विधानसभा की राजनीति में हूँ। मेरे भी घर कुड़की हुई है 74-75 में, जब इमरजेंसी लगी थी। आज़ादी की लड़ाई में भी जो लोग भाग लिए उनके भी घर कुड़की हुई। तो उस समय तो मैं जिंदा नहीं था, मैंने बच्चा पैदा नहीं था, लेकिन 74 की लड़ाई खुद मैं लड़ा हूँ। जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ छात्र युवा संघर्ष समिति का, और मैं 21 महीने जेल भी रहा हूँ इमरजेंसी में। उस समय हम लोगों के घर में कुड़कियाँ हुई थी, लेकिन पूरी मैंने अपने 45, 46, 47 वर्ष की राजनीतिक जिंदगी में ऐसा विभत्स रूप पुलिस का तांडव मैंने कभी देखा नहीं है। सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और जानकारी को जानने के लिए आप जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, वेब पोर्टल और यूट्यूब से। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।